Hello students, this side Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to continue with the chapter number 3rd of unit number 3rd of class 11th Indian Economic Development. So, the chapter was inflation, and till the last class we are done with the demand pull inflation and the cost push inflation, their definition and their causes as well. So, जरा जल्दी से मैं एक छोटा सा रिकैप दूं सो दैट आपको कंसेप्ट्स थोड़े से रिवाइज हो जाए. इन्फ्लेशन मींस continuous increase in the price level in an economy is known as inflation. कि जब एक इकोनॉमी में लगातार चीजों के दाम बढ़ते रहें तो उसे आप इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का नाम देते हैं. नाउ इन्फ्लेशन की अपनी दो टाइप्स होती हैं. इट हैज टू टाइप्स. Number 1 is known as the demand pull inflation, which comes from the consumer side. ये कंज्यूमर की तरफ से आती है और इसमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर का रोल होता है. On the another side, there is cost push inflation. क्या होती है ये cost push inflation? This comes फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स साइड. इसमें प्रोड्यूसर का रोल होता है. कैसे और क्यों, जरा जल्दी से हम उसको रिवाइज करें. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या था? राइज इन द प्राइस लेवल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइज इन द प्राइस लेवल व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर देयर सप्लाई. कि जब मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड हद से ज्यादा कर रहे हैं, मींस उनकी सप्लाई से भी ज्यादा, तो उसे आप नाम देते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर इसमें इन्फ्लेशन कहां हुआ? अगर लोग डिमांड ज्यादा करते हैं तो उसका मतलब यह है कि कंज्यूमर भी उसके लिए हाई प्राइस देने के लिए रेडी है, और जब कंज्यूमर हाई प्राइस देने के लिए रेडी है तो प्रोड्यूसर हाई प्राइस चार्ज बिल्कुल करेगा. सिंपल. फाइन. नाउ व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड एंड सप्लाई डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली, देन प्राइस टेंड्स टू राइज. तो उसकी वजह से क्या कि प्राइस हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. देन नेक्स्ट, कॉजेज बिहाइंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. क्या होता है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन और उसके पीछे के कॉजेस क्या होता है ये तो आप समझ चुके हैं. किस वजह से कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहा था? मे बी क्या पता इकोनॉमी में की पॉपुलेशन बढ़ रही हो. दूसरा, क्या पता मनी सप्लाई बढ़ रही हो, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो डिमांड भी ज्यादा करेंगे. क्या पता डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही हो, मतलब कि जो इनकम उनके पास टैक्सेस कटने के बाद बचती है वो बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे. नेक्स्ट क्या था? राइजिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लैक मनी. क्या पता इकोनॉमी में ब्लैक मनी बढ़ रहा हो, जिसकी वजह से जो अनएंटिसिपेटेड डिमांड थी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी. देन नेक्स्ट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. क्या पता लोग इकोनॉमी में इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ रही है और वो डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं. और लास्ट, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. क्या पता कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर रही है और उस स्पेंडिंग की वजह से लोगों की इनकम भी बहुत ज्यादा हो रही है. जब लोगों की इनकम इतनी ज्यादा होगी तो 100% उस इकोनॉमी के अंदर डिमांड भी ज्यादा करेंगे लोग, और उस ज्यादा डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या? कि जब चीजों के दाम कॉस्ट बढ़ने की वजह से हो रहे हैं. कॉस्ट का मतलब क्या था गाइस? एक्सपेंसेस बियर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ गुड.
एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेंसेस बियर किए जा रहे हैं उसे हम कॉस्ट का नाम देते हैं। तो जब कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइस लेवल को बढ़ा दिया जा रहा है तो उसे आप नाम देते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ द वेरी बिग क्वेश्चन कि कॉस्ट बढ़ क्यों रही है, बट बिफोर दैट डेफिनेशन क्या थी? इट अकर्स व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, कॉजेज बिहाइंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या कॉजेज हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के पीछे के? क्या पता वेज रेट बहुत ज्यादा हो रही हो, हायर वेज रेट। अगर वेज रेट ज्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरा, हायर प्रॉफिट मार्जिन। क्या पता कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा रख रही हो कंपनीज। अगर कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखेंगी तो प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होंगे। उस केस में अगर प्राइस ज्यादा है तो दैट इज नोन एज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ, अगर हायर टैक्सेस हैं, अगर हायर टैक्सेस हैं तो उस केस के अंदर इकोनॉमी के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो भी आपकी इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं आपको हायर प्राइसेस देखने को मिलेंगे। सो दैट इज हायर टैक्सेस। देन फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इनपुट्स। अगर एक प्रोडक्ट को बनाने में जिन चीजों की जरूरत है, अगर वो वाली चीजें की स्केर्सिटी कहीं ना कहीं होनी शुरू हो जाए और आप ये बोलें कि उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाए, तो उस केस के अंदर उनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं इनपुट के। जब इनपुट के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आपकी कमोडिटी का जो प्राइस लेवल है वो भी आपका ज्यादा हो जाएगा। सो नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। चलिए अब हम आते हैं हमारे एक नए टॉपिक पे। हमने अभी तक डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, इनके पीछे के हमने कॉजेज पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट देयर कैन बी सेवरल कॉजेज बिहाइंड द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के पीछे के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। We can differentiate all the causes in between demand, supply and other factors. हम डिमांड, सप्लाई और अदर फैक्टर्स में उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाइक डिमांड फैक्टर्स, एक्चुअली डिमांड करने वाले कौन? कंज्यूमर्स। इकोनॉमी के अंदर महंगाई हो रही है तो हम उसको 3 अलग अलग बेसिस में हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड का क्या रोल होता है, सप्लाई का क्या रोल होता है, और इनके अलावा अगर कोई और फैक्टर है तो उसका क्या रोल होता है। सो सबसे पहले डिमांड फैक्टर्स, कि डिमांड का क्या रोल होता है। पहला, ग्रोथ इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन आपकी इकोनॉमी में बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन भी अपनी इकोनॉमी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, मेरी इकोनॉमी में बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से इन्फ्लेशन का रेट भी काफी हद तक बढ़ रहा है। सो अगेन द इन्फ्लेशन इज कमिंग फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, फ्रॉम द डिमांड साइड। देन सेकेंड, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम। आप इसे और क्या बोल सकते हैं राइज इन डिस्पोजेबल इनकम को? दैट इज व्हाट? द फॉल इन द टैक्स रेट्स। फॉल in
द टैक्स रेट्स, कि क्या पता शायद टैक्स रेट्स कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या कि डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में सॉरी, तो उस केस में लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे, और जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो अगेन इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो जाएगा। देन आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंक्रीजिंग पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर अर्बनाइजेशन इकोनॉमी में बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्यों होगा? अगेन सोचने वाला पॉइंट है गाइस। बात इतनी सी है, द थिंग इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, that urbanization comes up with lots and lots of demand. When we are living in rural areas, the demand, the variety of demands are not there, are not present. Because you can say that the demands are limited in rural areas, but in urban areas there are a variety of demands. People require a lot of things like some, you can say some things which are actually not required, but still people purchase, and they purchase at a very higher price. And you can experience this thing at your own. You can experience that the market in the cities, in the metropolitan areas, contains huge variety, and you can say that that market is so rich, but you cannot experience and you cannot even see such kind of market in the rural areas. You cannot find such kind of market in the rural areas. So, urbanization leads to excessive demand, which ultimately leads to inflation. That is why things are quite cheaper in the rural areas and a little bit expensive in the urban areas. The basic cause. Next, supply factors. How does supply factors plays its role in the inflation? First, irregular agriculture supply. What is the point? Irregular agriculture supply means if the agriculture supply is not regular. So the thing is this, that so many things are dependent upon the agriculture supply. And if it is not regular, in that case, the prices of product would surely vary, would surely fluctuate. And that would lead to what? Again, the inflation in the economy. Because we know this thing, that if our eatables are expensive, if our food is getting expensive, then everything would start becoming expensive. People will start charging higher price for their product because they know this thing, that they have to purchase food items after the sales of their goods and services. So they'll start charging higher price. So in short, this irregular agriculture supply leads to overall inflation in the economy. Then B point is what? Rise in price of imports. If the price of imports is going up, do you still think that that would affect the economy in some manner?
Of course it will. How? Guys, in the present time, it's almost impossible that an economy is not at all importing anything from the rest of the world. Most of the economies are open, are globalized, and they are concerned about their trading, the things for which they have abundant resources, inputs, the things which an economy cannot produce at its own. And they cannot make that thing available at their own to the public. So for those goods or services, economies do imports. Like for India, क्रूड ऑयल बिल्कुल ही वैसी चीज है. तो अगर कोई इकोनॉमी को ये वाली चीज लग रही है कि उनको ये गुड या ये सर्विस तो इंपोर्ट ही कराना पड़ेगा क्योंकि ये वाली चीज तो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. और अगर इंपोर्ट हो महंगा तो वो बिकेगा भी महंगा. अगर वो बिकेगा महंगा तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट इज द राइज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स. देन होर्डिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स. ये क्या पॉइंट है? अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर चीजों की होर्डिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाए, स्पेशली फूड आइटम्स की, सो दैट वुड एनकरेज ब्लैक मार्केटिंग एंड लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड जिसकी होर्डिंग की जा रही है. सो या तो इरेगुलर एग्रीकल्चर सप्लाई हो, या इंपोर्ट्स का दाम बढ़ना हो, या एसेंशियल गुड्स की होर्डिंग हो. इन तीनों की वजह से ही आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा. अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर. सो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. पहला पॉइंट क्या है यहां पर? द रियल इनकम डिक्लाइंस. कि जो रियल इनकम है, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल, जिसे हम नॉमिनल इनकम भी बोलते हैं, and the real income. Guys, nominal income is just the amount which you are earning, whereas real income is the purchasing power of the amount you have earned. जो पैसा आपने कमाया है उस पैसे की परचेजिंग पावर को रियल इनकम बताता है. तो अगर रियल इनकम डिक्लाइन करता है, कम हो जाता है, तो इकोनॉमी में बहुत चीजों का लॉस है. लोग डिमांड करना कम कर देंगे, बिजनेसेस कोलैप्स करना शुरू कर जाएंगे. सो ड्यू टू इन्फ्लेशन, purchasing power of money declines, which leads to fall in the real income of an individual. कि अगर इन्फ्लेशन है तो उससे मनी की परचेजिंग पावर गिरती है, and which leads to fall in the real income of an individual.
तो लोगों की रियल इनकम बहुत ज्यादा गिरनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक स्लोडाउन। इसका क्या मतलब है? आपको अपनी इकोनॉमी में एक स्टैग्नेशन का माहौल देखने को मिलेगा। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर सारी चीजें स्टैग्नेंट हो जाती हैं, रुकी हुई, यू कैन से। सो स्टैग्नेशन का एक माहौल देखने को मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, चीजें बहुत महंगी होती जा रही हैं। इकोनॉमी में रहने वाले लोग ही इकोनॉमी का सामान नहीं खरीदना चाहेंगे। बाहर वाले लोग आपकी कंट्री में बनने वाले सामान में कम इंटरेस्ट दिखाएंगे क्योंकि महंगा है। इन शॉर्ट, कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी को एक सेटबैक फेस करना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज इकोनॉमिक स्लोडाउन, रैपिड राइज in price level slow down the process of economic growth as it adversely affect the rate of investment in the economy। कि इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज बिक रही थी, अगर वो एकदम से महंगी हो जाए, रेट्स बढ़ जाए, तो प्रोड्यूसर्स के लिए उनको बेच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपनी इकोनॉमी में ही एक प्रॉपर स्लोडाउन देखने को मिलेगा। देन सी पॉइंट, डिस्करेजेस नेट एक्सपोर्ट्स। ये क्या पॉइंट है कि नेट एक्सपोर्ट को डिस्करेज करता है। अब वो बच्चे जिन्हें नेट एक्सपोर्ट का मतलब नहीं पता, नेट एक्सपोर्ट्स को लिखने का तरीका होता है NX। X इज द सिंबल ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला बनता है X यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस M यानी कि इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की सेकंड अल्फाबेट यानी कि X और इंपोर्ट का भी सेकंड यानी कि M हम लेते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। तो अगर नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है तो उसके पीछे का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा और इंपोर्ट कम है, और अगर नेट एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है तो मतलब कि एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। तो नेट एक्सपोर्ट्स का बढ़ना अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए, नेट एक्सपोर्ट का गिरना एक बुरी बात है। तो इन्फ्लेशन नेट एक्सपोर्ट को डिस्करेज करता है, डिस्करेज कर रहा है। कैसे? गाइस, अगर इन्फ्लेशन होगा एक इकोनॉमी के अंदर, महंगाई होगी इकोनॉमी के अंदर, तो उस इकोनॉमी में आपको ये वाली चीज देखने को मिलेगी कि लोग हमसे बहुत कम सामान खरीदेंगे। बाहर वाले लोगों का हमसे सामान खरीदने का मतलब है हमारे लिए एक्सपोर्ट्स। अगर हमारे घर के आइटम्स महंगे हो जाएंगे तो बाहर के लोग कम इंटरेस्ट दिखाएंगे, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला। अगर बाहर के लोग कम इंटरेस्ट दिखाएंगे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज में, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, द एक्सपोर्ट्स वुड फॉल। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारी इकोनॉमी ओपन है, ग्लोबलाइज्ड है, तो घर का कंज्यूमर ओपन है बाहर का सामान खरीदने के लिए। तो उस केस में हमारे घर के कंज्यूमर्स बाहर का सामान ज्यादा खरीदेंगे, तो इट मीन्स कि इंपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इन शॉर्ट, एक्सपोर्ट्स कम और इंपोर्ट्स ज्यादा।
सो इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी के जो ट्रेड बैलेंस है उसे बहुत हद तक नेगेटिवली अफेक्ट करता है. ड्यू टू इन्फ्लेशन level of exports decreases and import increases because domestic consumer will find imported goods cheaper and foreign buyers will find our domestic goods much costlier. So हमारे घर के कंज्यूमर बाहर के सामान को वो ज्यादा सस्ता पाएंगे और बाहर वाले लोग हमारे घर के सामान को ज्यादा महंगा पाएंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. सो इन शॉर्ट ये मेरी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट करेगा. देन डिस्करेजेस FDI एंड FII. अब हमारे वो स्टूडेंट जिनको FDI और FII का मतलब नहीं पता, उनके लिए कि FDI इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब क्या हुआ उस चीज का? FDI का मतलब है गाइस कि आप जब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऐसे कि आपके पास साथ साथ आ रहे हैं ऑनरशिप के राइट्स, कि जब आपके पास साथ साथ ऑनरशिप के राइट्स आ रहे हो तो उसे बेसिकली हम FDI का नाम देते हैं. कि आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली आपके पास ऑनरशिप के राइट्स भी आ जाए, उसे आप नाम देंगे क्या? FDI. FII, आपने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करी लेकिन आपके पास ऑनरशिप के राइट्स नहीं आए. अब अगेन आपके माइंड में कंफ्यूजन है तो मैं अच्छा एक एग्जांपल देता हूं. आपने फॉरेन में एक कंपनी परचेज करी और आपके पास उस कंपनी के लेट्स से कि 50% से ज्यादा शेयर है. तो अगर आपके पास एक कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस कंपनी के ऑनर बन जाते हैं, है ना? तो अगर आप किसी कंपनी के ऑनर बन चुके हैं सो ऑनरशिप के सारे राइट्स आपके हाथ में है. सिंपल. सेकेंड थिंग, आपने किसी कंपनी के 50% से कम शेयर खरीदे. से यू हैव 5% और 10% शेयर्स. 10% शेयर्स. तो आपके पास क्या कि उस पर्टिकुलर कंपनी में ऑनरशिप के कोई राइट्स नहीं आएंगे. आपके पास कंपनी की डिसीजन मेकिंग में कोई पावर नहीं होगी, कोई आपका रोल नहीं होगा. बट ये दोनों ही चीजें, चाहे FDI हो और FII हो, ये दोनों ही चीजें नेगेटिवली अफेक्ट होती हैं इन्फ्लेशन की वजह से. तो इन्फ्लेशन डिस्करेजेस द लेवल ऑफ FDI, means the foreign direct investment, and FII, that is foreign indirect investment, in an economy because investment will be more costlier for foreign investors. बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी. सो अगर ये बाहर वाले इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कॉस्टली है
सो इन दैट केस वो हमसे बहुत कम सामान परचेज करेंगे. देन लास्ट लीड्स टू होर्डिंग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग. होर्डिंग्स मीन्स आप किसी चीज को अपने पास होर्ड करके रख रहे हो. हमारे हिंदी में एक वर्ड है जमाखोरी करना, दैट इज फॉर द इंग्लिश वर्ड होर्डिंग्स. एंड प्रैक्टिसिंग द ब्लैक मार्केटिंग. लोग यूजुअली होर्डिंग्स दो वजह से करते हैं. पहला, टू मेक द आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी. मैंने आज सामान को अपने पास होल्ड करके रखा इसीलिए कि कल जब मेरी होर्डिंग की वजह से इन चीजों के रेट्स बढ़ जाएंगे तब मैं इनको महंगे दाम पे बेचूंगा. दैट इज होर्डिंग और आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी. एंड देन ब्लैक मार्केटिंग, होल्ड करके रखना और पता है कि जब एक्सेस डिमांड हो चुकी है और लोग ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है तो इल्लीगली उसको महंगे दाम पे बेचना. काला बाजारी बोला जाता है इस चीज को. तो महंगे दाम पर अगर आप बेच रहे हैं सामान को जो कि लीगल नहीं है तो उसे आप नाम देते हैं ब्लैक मार्केटिंग. सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द ट्रेडर्स होल्ड एसेंशियल प्रोडक्ट्स. तो इन्फ्लेशन के वक्त ट्रेडर एसेंशियल चीजों को होल्ड करके रखते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग हायर प्रॉफिट, कि वो हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सके. Thus, inflation leads to growth of black marketing. कि इन्फ्लेशन की वजह से ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है. आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है मार्केटिंग में कि लोग होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के गाइस और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं. कैसे वो आपकी इकोनॉमी को हर मोमेंट एक दीमक की तरह आपकी इकोनॉमी को खोखली कर रही है. कैसे आपकी इकोनॉमी में एक ऐसा बबल क्रिएट हो रहा है जो अंदर से बिल्कुल कैविटी से भरा हुआ है कि जस्ट एक जो पॉपअप हो रखा है बट इट इज ऑल एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड. तो ये इन्फ्लेशन हमेशा आपकी इकोनॉमी को एक नेगेटिव ग्रोथ के साथ आगे लेके जाएगा और आपकी इकोनॉमी को उसके वजह से बहुत बड़ा सेटबैक फेस करना पड़ेगा. तो हमने इन्फ्लेशन के टाइप्स के बारे में बात करी, उन टाइप्स के कॉजेस पढ़े, फिर हमने ओवरऑल इन्फ्लेशन के कॉजेस पढ़े. अभी अभी हमने जो टॉपिक खत्म किया वो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन थे. इन्फ्लेशन के क्या इफेक्ट पड़ेंगे. अब जो हम बात करने वाले हैं वो है पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. कि इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए क्या पॉलिसी मेजर्स लिए जाएं. पहले है मॉनेटरी मेजर्स. क्या होते हैं ये मॉनेटरी मेजर्स. That is inflation, guys, first of all. So, inflation. Monetary measures का मतलब होता है, guys, the measures opted by the central bank. Policy by central bank of an economy in order to
to correct the unfavorable conditions. In order to correct the unfavorable conditions in the economy. ये होते हैं गाइस मॉनेटरी मेजर्स, जो कौन ऑप्ट करता है? सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक आरबीआई। जैसे सप्लाई ऑफ मनी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया गया, सप्लाई ऑफ मनी इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज kept by the public of an economy at a particular point of time, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के हाथ में जितना भी पैसा है, दैट इज मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लोगों के हाथ में कम से कम पैसा रहे। सेंट्रल बैंक हर वो पॉसिबल चीज करेगी जिससे लोगों के हाथ में कम पैसा रहे। मैं पहले एक चीज बता दूं गाइस कि मॉनेटरी मेजर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट टॉपिक है। ये क्लास 12th का टॉपिक है। सबसे पहली चीज, क्लास 12th में आप एक एक मॉनेटरी मेजर्स को पढ़ते हैं। आपके पास क्लास 12th में जो सिलेबस में है वो टोटल 8 मॉनेटरी मेजर्स हैं। बाकी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दे आर मोर देन ऑफ कोर्स 8, जो अलग अलग कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया में भी ये वाले कंसेप्ट सारे रखे गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस 8 किए जाते हैं। सो मॉनेटरी मेजर्स ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, बट एक 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए हम सिर्फ उसका एक प्रिसाइज वर्जन आपके सामने रखते हैं। लाइक मैंने आपको मॉनेटरी का मतलब बताया कि जो भी चीज जो सेंट्रल बैंक के साथ लिंक्ड है उसके आगे वर्ड लगेगा मॉनेटरी। लाइक मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई की पॉलिसीज, मॉनेटरी सरप्लस आरबीआई का सरप्लस, मॉनेटरी डेफिसिट, मॉनेटरी बजट, तो ये सब आरबीआई के बारे में यानी कि सेंट्रल बैंक के बारे में बात हो रही है। वहीं जब हम बात करते हैं फिस्कल के बारे में तो मतलब बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। फाइन, तो अभी डिस्कस करेंगे, बट पहले जरा इनके पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लें। सप्लाई ऑफ मनी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ऑलरेडी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, महंगाई चल रही है, तो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो दिस सिंपली मीन्स कि कहीं ना कहीं शायद लोगों के हाथ में पैसा है, पैसा ज्यादा है। तो अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा ज्यादा तो उस केस में सेंट्रल बैंक हर वो पॉसिबल कोशिश करेगा कि लोगों के हाथ में पैसा रहे कम, पैसा आए कम। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स शुड बी रेज्ड विच विल डिस्करेज पीपल टू टेक लोन। अगर लोन महंगे मिलने शुरू हो जाएंगे तो लोग लोन लेंगे कम, और जब लोग लोन लेंगे कम तो पब्लिक में पैसा जाएगा कम और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहीं ना कहीं डाउन होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वही जैसा मैंने बताया कि इस टाइम पे तो सेंट्रल बैंक का टारगेट ये है कि किसी तरीके से लोगों के हाथ से पैसा कम किया जाए, और वो उसी के लिए काम करते रहते हैं। अब अगर लोन पर चार्ज होने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली कम लोग पहुंचेंगे बैंक में लोन लेने के लिए, पब्लिक में पैसा जाएगा कम और इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा। देन सी क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स सर्विसेज पॉलिसीज, several policies. This word is several policies, guys. Several
several policies to reduce credit supply in the market like CRR, कि मार्केट में कम से कम पैसा जाए तो उसके लिए जो भी जरूरी पॉलिसीज हैं उनको ऐसे यूज किया जाएगा कि जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाए। लाइक यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है CRR। व्हाट इज दिस CRR? CRR का मतलब होता है गाइस कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो ये कौन सी रेशियो होती है गाइस? डेली बेसिस पर हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखवाना पड़ता है। अब अगर सेंट्रल बैंक ये वाली रेशियो, ये परसेंटेज बढ़ा देती है तो हर कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा रखवाना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास। जब सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा पैसा रखवाया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा आगे लेंड करने के लिए, आगे और लोगों को लोन देने के लिए। तो उस मोमेंट पर CRR बढ़ा दिया जाएगा। बात की जाए बैंक रेट की। ये बैंक रेट क्या चीज है? सेंट्रल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को लोन देती हैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को नाम दिया जाता है बैंक रेट। अब इन्फ्लेशन के वक्त यह बैंक रेट होगा बहुत कम। इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए इस बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा कि जब बैंक रेट ज्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक डिस्करेज होंगे कि यार महंगा मिल रहा है लोन, हमें महंगा लोन नहीं लेना। अच्छा, अगर किसी कमर्शियल बैंक ने महंगा लोन ले भी लिया तो आगे वो पब्लिक को भी देंगे महंगा, जिससे पब्लिक भी डिस्करेज होगी। तो इन शॉर्ट बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा। फिर एक टर्म मैंने लिख रखी है यहां पे, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है? ऐसी गाइस बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन मैंने सिर्फ कुछ नाम हाईलाइट कर रखे हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो यूजुअली बैंक्स कोलेट्रल मांगते हैं, कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए बोलते हैं, और बैंक्स कभी भी आपके कोलेट्रल की वैल्यू का 100% आपको लोन पे नहीं देते। मतलब वो कुछ बीच में परसेंटेज काट लेते हैं। लेट्स से कि आपने एक प्रॉपर्टी अपनी मोर्टगेज करी, गिरवी रखवाई, जिसकी वर्थ थी 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो आपने मोर्टगेज कराई। अब बैंक अगर उस पर आपको 80 लाख कैश दे रहा है, कितना? 80 लाख। कितना डिडक्ट किया? 20 लाख। परसेंटेज कितनी बैठी? 20%। तो जितना भी बैंक ने बीच में डिडक्ट कर लिया उसे नाम दिया जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इन्फ्लेशन के वक्त यह मार्जिन बहुत बढ़ा दिया जाएगा कि जैसे पहले 20% कट रहा था अब 40% कटता या 50% कटता। उससे क्या होगा? उससे पब्लिक डिस्करेज होगी कि नहीं, लोन लेने के लिए मेरे को इतनी महंगी अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है और मेरे को खाली 50 या 60% पैसा मिल रहा है। दिस थिंग विल डिस्करेज द पब्लिक। तो ऐसी और भी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, लाइक मॉरल सुएशन है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, CRR के जैसा एक और होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट।
तो और भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिनका सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करती है टू करेक्ट दी अनफेवरेबल सिचुएशंस। देन फिर इसके बाद आते हैं फिस्कल मेजर्स। क्या है फिस्कल मेजर्स? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दीज आर द पॉलिसी ऑप्टेड बाय government in order to correct the unfavorable conditions in the economy. Fine. So sorry for this guys. मैंने वर्बली खैर वाली डेफिनेशन बता दी है आपको। सो पॉलिसी ऑप्टेड बाय द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अनफेवरेबल सिचुएशंस। जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है बिल्कुल सेम डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं, बस उसमें सेंट्रल बैंक हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेना, डेफिनेशन सेम रहेगी। सो फिस्कल मेजर्स। अब सरकार क्या कर सकती है? पहला, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ऑलरेडी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, पैसा ज्यादा हो रखा है लोगों के पास, महंगी हो रखी है चीजें। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर टाइम में पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम ना करूं तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा कि लोगों की परचेजिंग पावर साथ साथ बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दो, जहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरत है वहां पर करो, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंजेक्शन की तरह काम करता है और लोगों की वो परचेजिंग पावर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से लोग डिमांड भी ज्यादा करते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम से कम करो ताकि लोगों की परचेजिंग पावर और ना बढ़े और डिमांड कंट्रोल में आ जाए। यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, कम से कम हो। देन होर्डिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। सरकार इसके ऊपर बहुत ध्यान से वर्क करे कि होर्डिंग्स ना हो, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो। जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको पनिश किया जाए, क्योंकि ऐसी होर्डिंग से नुकसान अल्टीमेटली कंज्यूमर का होता है, आम लोगों का होता है, जिसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और हर किसी को सफर करना पड़ता है। देन अगर होर्डिंग होगी तो जैसा मैंने बताया, अगर ईटेबल्स महंगे होते हैं तो हर कोई अपनी चीजों के दाम बढ़ाना शुरू कर देता है, ये बोल के कि अब तो खाने पीने का सामान में भी महंगा हो गया है, तो हमें तो महंगा प्राइस चार्ज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए फूड आइटम्स की होर्डिंग्स को कंट्रोल में रहना चाहिए और सरकार उस टाइम पर इसकी सारी प्रिकॉशंस लेगी। देन इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। ऑलरेडी लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा हो रखा है, अब उस पैसे की वॉल्यूम को अगर सरकार को कम करना है, गिराना है, तो सरकार क्या करेगी? टैक्स रेट्स को बढ़ा देगी। अगर सरकार टैक्स रेट्स को बढ़ाती है तो रिमेंबर दैट टर्म गाइस, डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम आपकी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो लोग डिमांड भी कम करेंगे और इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएगा। सो द थिंग इज दिस, that if the government is increasing the tax rates, that thing would decrease the disposable income and which would ultimately decrease the demand of goods and services in the economy. Simple.
देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट विल डिक्रीज द डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑल्सो। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या वर्ड है? मतलब प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, नए नोटों का छपना, उस प्रोसेस को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग का नाम देते हैं। अगर ऑलरेडी इकोनॉमी में पैसे की वॉल्यूम इतनी ज्यादा है तो उस केस में नए नोट छापने का तो सवाल ही नहीं उठता। देयर इज नो लॉजिक इन प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स व्हेन द इकोनॉमी इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो ये वही बात होगी कि पूरी बकेट भरी हुई है पानी की और आपने ऊपर से और टैप चला दी, जरूरत ही क्या है? तो उस केस में गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। फाइन, तो ये थे फिस्कल मेजर्स। इसके बाद एक और है अदर मेजर्स। हम अदर मेजर्स के बारे में बात करेंगे गाइस, एंड यस ऑफ कोर्स देयर इज द एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। Till then guys, keep revising, study hard, take care of yourself, do come back soon with our next video. So till then, take care of yourself guys. Thank you so much.